बच्चों, हम लोग राजनीतिक सिद्धांत में जो है भारतीय संविधान एवं व्यवहार वाली पुस्तक से चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने चुनाव और प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया। अब पाठ नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान में, जिसका पाठ का नाम है कार्यपालिका। सबसे पहले इसके परिचय का अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो है तीनों सरकार के 3 अंग होते हैं। ये तीनों मिल करके शासन का कार्य करते हैं और व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में अपना योगदान देते हैं। जिसमें व्यवस्थापिका का जो काम होता है वो है कानून बनाने का कार्य। कार्यपालिका का कार्य होता है कानूनों को लागू करने का कार्य, तथा न्यायपालिका उस पर न्याय प्रदान करने का कार्य करती है और उसका उल्लंघन करने वालों को दंड भी प्रदान करती है। सरकार के ये तीनों अंग परस्पर मिलकर कार्य करते हैं और संविधान में यह सुनिश्चित करते हैं कि ये तीनों मिलकर एक प्रकार से किस तरह से एक दूसरे का सहयोग करेंगे। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों मिलकर किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और संसदीय या संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अलग अलग देशों में कार्यपालिका के अलग अलग नाम होते हैं। कुछ देशों में कार्यपालिका के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता है, जिसे भारत में राष्ट्रपति कहते हैं। कुछ देशों में कहीं राजा के नाम से जाने जाते हैं, कहीं पर ये चांसलर के नाम से जाने जाते हैं। मतलब कार्यपालिका के प्रधान का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कार्यपालिका 3 प्रकार की होती है। तो इसके प्रकार में जो है देखा गया है कि सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत और व्यक्ति के नेतृत्व पर आधारित कार्यपालिका सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। संसदीय कार्यपालिका, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब जो है हम अध्ययन करेंगे वो है कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका या भारत में संसदीय कार्यपालिका। भारत में संसदीय कार्यपालिका जो है, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 से और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत कुछ अनुभव हो चुके थे। मतलब जब यहाँ पर अंग्रेज थे तो 1919 से 1935 तक के नियम जो बनाए गए थे, उस सन में जो नियम कानून बनाए गए थे, उन सबका काफ़ी अनुभव उन्हें हो चुका था। और इस अनुभवों को भारतीय संविधान निर्माता ने दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधित्व के द्वारा महत्वपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब जनता को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। और भारतीय संविधान निर्माता एक ऐसी कार्यपालिका का निर्माण करना चाहते थे जिसमें जनता को अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता तथा उत्तरदायित्व हो कि संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का होता है और वही होना भी चाहिए, क्योंकि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है। मतलब अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जहाँ पर होती है वहाँ पर राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है और राष्ट्रपति के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है और उसे सभी व्यक्तियों का स्रोत भी माना जाता है। मतलब जो भी कार्य होते हैं राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। जैसे अमेरिका वगैरह में देखिए प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, केवल वहाँ पे राष्ट्रपति ही होते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत में देखा गया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों हैं। संसदात्मक संसदीय व्यवस्था जो है, यह संसदीय कार्यपालिका जो है, इसके अंतर्गत जो है
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री औपचारिक प्रधान होते हैं। मतलब राष्ट्रपति जो होता है वो औपचारिक प्रधान होता है और सारे कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाती है। मतलब प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद जो है वो मिलकर के सरकार चलाने का काम करते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद कार्यपालिका बनाते हैं। राज्य के स्तर पर भी कार्यपालिका होती है जिसका प्रधान राज्यपाल होता है और संघीय कार्यपालिका जो होती है उसका प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो जिस तरह से केंद्र में पूरे देश के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, उसी तरह से राज्य के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री मिलकर के कार्य करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी शक्तियाँ और कार्य किस तरह से होते हैं। तो राष्ट्रपति की जो चुनाव की पद्धति है वो कुछ अलग अलग तरह की है। जैसे कि निर्वाचन की पद्धति हो गई, उनके लिए योग्यता हो गया, कार्यकाल हो गया, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है जिसे महाभियोग कहते हैं। तो ये किस तरह से होते हैं, कैसे किए जाते हैं। अगली हेडिंग है राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन या चुनाव किस तरह से किया जाता है, जिसमें पहले नंबर पे है राष्ट्रपति का निर्वाचन। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अब उस निर्वाचक मंडल में होता कौन है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य, मतलब जितने भी राज्य हैं भारत में उन सब जगह पे विधानसभा है और उन विधानसभा में जितने चुने हुए सदस्य होते हैं वो लोग, ठीक है। इसके अलावा संघीय प्रदेश की विधानसभा, संघीय प्रदेश मतलब जैसे आप केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, उनकी विधानसभा के चुने हुए सदस्य। तो ये तीनों मिलकर के लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और संघीय प्रदेश के सदस्य, संघीय प्रदेश की विधानसभा के सदस्य, ये सब मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन में निर्वाचन कोटा और निर्वाचन पद्धति इनकी क्या है? संसद, विधानसभा, संघीय प्रदेश के चुने हुए सदस्यों को निर्वाचक मंडल कहते हैं। मतलब उनको मिला के क्या कहा जाता है? निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है। चुनाव गुप्त मतदान विधि से होता है। चुनाव में वही उम्मीदवार विजयी होता है जिसे न्यूनतम कोटा से अधिक मत प्राप्त होता है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक कोटा निर्धारित किया गया है और उस कोटा के अंतर्गत जितना भी वोट उन्हें मिलता है वो ज़्यादा। निर्वाचन कोटा एवं निर्वाचन पद्धति। तो संसद, विधानसभा, संघीय प्रदेश के चुने हुए सदस्यों को मिलाकर निर्वाचक मंडल कहते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव की ये एक प्रक्रिया है, पद्धति है। चुनाव गुप्त मतदान विधि से होता है। चुनाव में वही उम्मीदवार विजयी होगा, घोषित होगा जिसे न्यूनतम कोटा प्राप्त होता है। न्यूनतम कोटा का अर्थ होता है कि एक मानक, इतना वोट आपको पाना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ऐसी व्यवस्था इसलिए अपनाई गई है जिसमें राष्ट्रपति के पद पर वही व्यक्ति निर्वाचित हो जिसे 50% से अधिक वोट मिले, मत प्राप्त हों। अतः 50% से कम मत प्राप्त करने वाला पद पर निर्वाचित नहीं होता है। मतलब उसका राष्ट्रपति के पद पर चुनाव नहीं किया जाता है। इस प्रकार उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा या इससे अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। जिसे न्यूनतम कोटा प्राप्त होता है वही उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसके लिए उसके कितनी योग्यता होनी
चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो ये है कि पहला तो ये है कि वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों। चौथा, वह संघ सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ या वैतनिक पद पर ना हो, मतलब कोई सरकारी कर्मचारी के पद पर काम न कर रहे हों, किंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मंत्रियों आदि के लिए लाभ पद के पद नहीं माने जाते, मतलब उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है, इसलिए वो सरकारी कर्मचारी के पद पर कार्य न कर रहे हों। पांचवा, उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब निर्वाचन से पहले जो है संसद का सदस्य उन्हें नहीं होना चाहिए। निर्वाचन के बाद जो है वो राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी का सदस्य नहीं होते, ना लोकसभा के होते हैं और ना ही राज्यसभा के होते हैं। अगर वो संसद के किसी सदन के सदस्य हैं तो चुनाव लड़ने से पहले उन्हें अपने पद का त्याग करना होगा। पद ग्रहण से पूर्व उसे पद से त्यागपत्र देना होगा, मतलब अगर सदस्य हैं तो चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद मान लीजिए वो जीत जाते हैं तो उन्हें अपने पहले पद को पहले छोड़ना होगा। फिर आता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष निश्चित की गई है, किंतु संविधान का उल्लंघन करने पर संसद उसे इस अवधि से पहले भी पद से हटा सकती है, अर्थात 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व भी हटा सकती है। वह कार्यकाल पूरा होने से पूर्व अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकते हैं, मतलब स्वेच्छा से पद को छोड़ भी सकते हैं। यदि उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो भी उनका पद खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। 5 वर्ष की अवधि पूरी होने पर दोबारा चुनाव में वो खड़ा फिर से हो सकते हैं, मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो गया तो दोबारा फिर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अपना कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी राष्ट्रपति उस समय तक बने रहते हैं जब तक कि उसका उत्तराधिकारी या नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो गया और जब तक दूसरा राष्ट्रपति नहीं कोई बन जाता है तब तक वो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। फिर है वेतन। राष्ट्रपति को का वेतन, इन्हें प्रति माह जो है 1,50,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है और संसद द्वारा निर्धारित इन्हें सारी सुविधाएं दी जाती हैं। सारी सुविधाएं मतलब आने जाने की सुविधा, निःशुल्क निवास स्थान और रहने की सुविधा, और इसके अलावा गाड़ी, पेट्रोल, बिजली, पानी, ये सारी सुविधाएं जो है राष्ट्रपति के लिए निःशुल्क होती है। उस पर कोई चार्जेस या टैक्स या ये कह लीजिए बिल भुगतान नहीं होता है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति जो शपथ लेंगे वो किसके सामने लेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाते हैं, मतलब चुनाव जीतने के बाद पद को ग्रहण करने से पूर्व उन्हें ये शपथ लेनी होती है। फिर है राष्ट्रपति के पद का महत्व क्या है। राष्ट्रपति के पद का महत्व हम निम्न रूपों में समझ सकते हैं। पहले नंबर पर तो है राष्ट्र का प्रतीक। सामान्य जनता किसी प्रतीकों की अपेक्षा राष्ट्र के मूर्त प्रतीक में विश्वास रखती है, उसके माध्यम से ही राष्ट्र के प्रति भक्ति रखती है। मतलब राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं? मूर्त होते हैं। ठीक है, मतलब जीवित व्यक्ति होते हैं, और जो व्यक्ति जीवित होता है लोग उस पर क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। भारतीय व्यवस्था में ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है क्योंकि वह किसी एक दल या वर्ग का नेता नहीं होता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, किसी दल के नेता नहीं होते हैं, किसी वर्ग के नेता नहीं होते हैं, वो समस्त राष्ट्र के नेता होते हैं, पूरे देश के। राष्ट्रपति भारत राज्य का सर्वोच्च प्रतीक होता है, इसलिए राष्ट्रपति में लोग विश्वास रखते हैं। दूसरा है संक्रमण काल में व्यवस्था और स्थायित्व। तो भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल के पतन के
अथवा त्याग पत्र अथवा दूसरे मंत्रिमंडल के निर्माण के बीच में समय लग जाता है। मतलब मंत्रिमंडल का निर्माण करना और मंत्रिमंडल के द्वारा त्यागपत्र देना, इस सब के बीच में क्या होता है कि एक समय लगता है। जैसे प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो गई, दूसरे प्रधानमंत्री का चुनाव करना, फिर मंत्रिमंडल का निर्माण करना, इन सब के बीच में क्या होता है, कुछ समय लग जाता है। ठीक है, तो उस समय को हम क्या कहते हैं, संक्रमण काल। राजनीति दृष्टि से उस समय को हम क्या कहते हैं, संक्रमण काल कहते हैं। इस दृष्टि से संक्रमण काल में देश के अंतर्गत व्यवस्था और स्थायित्व बनाए रखने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब ऐसे समय में राष्ट्रपति के द्वारा देश को स्थायित्व प्रदान करने या देश को चलाने का काम किया जाता है। तीसरा है लोकतंत्र का प्रहरी। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। अब आप सोच रहे होंगे औपचारिक प्रधान क्यों होता है? तो राष्ट्रपति कोई कार्य नहीं करते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वास्तविक शासन का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और मंत्रिमंडल का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के द्वारा ही सारे कार्य किए जाते हैं। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। इसलिए राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान कहा जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा लोकतंत्र के प्रहरी और रक्षक के रूप में कार्य किया जाता है। मतलब जैसे अभी आप राष्ट्रपति के जब क्षेत्राधिकार का अध्ययन करेंगे तब आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को रक्षक का दर्जा क्यों दिया गया है। नंबर 4 पे है संकट काल में राष्ट्र का नेतृत्व। तो सामान्यकालीन परिस्थितियों में और संकटकालीन परिस्थितियों में, दोनों ही परिस्थितियों में यदि मंत्रिमंडल राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक कदम उठाने में असमर्थ रहता है तो राष्ट्रपति उसे ऐसा करने के लिए बाध्य कर सकता है। मतलब सामान्य परिस्थितियां तो सामान्य ही होती हैं। संकट काल की परिस्थितियों में यदि मंत्रिमंडल के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है आवश्यक कदम, तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल को ऐसा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक है और संकटकालीन परिस्थितियों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का भार राष्ट्रपति पर होता है। 5वें नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व बन करके कार्य करता है। अर्थात राष्ट्रपति जब दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ जाकर के किसी भी काम से अगर जाएं, सम्मेलन के लिए, सभा के लिए, संघ के लिए, संधि के लिए या मित्रता के लिए, तो वहाँ जाकर के वो भारत का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया या महाभियोग। अब देखिएगा यहाँ महाभियोग लिखा, महावियोग नहीं है। वियोग और वियोग में अंतर होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु भारतीय संघ में देखा गया कि संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया भी जा सकता है। मतलब आरोप लगा करके यदि राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके ऊपर आरोप लगा करके उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। लेकिन ये आरोप लगाने का कार्य कौन करता है? उस पर अभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। मतलब लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। अभियोग चलाने के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की संख्या 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब अगर राष्ट्रपति के ऊपर लोकसभा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है तो मान लीजिए लोकसभा में 100 सदस्य हैं, अगर तो 100 में से 75 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए, 1/4। अभियोग चलाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाता है। मतलब आज की डेट में अगर उनके ऊपर आरोप लगाया गया है तो उसके 14 दिन के बाद फिर से उस पर क्या किया जाता है? विचार विमर्श किया जाता है, क्योंकि ये 14 दिन का समय फिर राष्ट्रपति को दिया जाता है कि वो भी अपनी सफाई में कुछ कहें या कुछ तैयारी कर सकें। और अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए।
मतलब 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए आरोप लगाने के लिए और 2/3 सदस्यों के द्वारा उस पर स्वीकृति होनी चाहिए। उसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन में भेजा जाता है। मान लीजिए लोकसभा में ये सब कार्य हुआ है तो सब फिर वहाँ से राज्यसभा में भेजा जाता है। तो दूसरा सदन राज्यसभा में भी इन्हीं सारे कार्यों को किया जाता है और उनके ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए समिति बनाई जाती है और इस कार्य के लिए विशेष समिति की नियुक्ति भी की जाती है कि राष्ट्रपति के द्वारा आरोप जो लगाया गया है उसमें कितनी सत्यता है। और उसके बाद से अगर राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति को उन्हें उनके पद से हटाया जाता है। अब आता है राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य और शक्तियाँ। बच्चों, पिछला काम जो भी आपको दिया गया है वो काम बच्चे पूरा करके नहीं दे रहे हैं और ना ही दिखा रहे हैं। जैसे स्कूल खुलेगी या स्कूल खुलने की कोई भी संभावना होती है तो सबसे पहले आपका काम और आपका प्रोजेक्ट देखा जाएगा। इसलिए आप प्रोजेक्ट को बना करके रखिए, ग्रुप में मत भेजिएगा, कोई भी बच्चा ग्रुप में न भेजिए।